तो स्वागत है आपका एक बार फिर से गुरुकुल कोचिंग बकुरा के आश्रम में। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे। सीरीज हम लोग चल रहा था मैथ का ऑब्जेक्टिव, और आपसे बोला गया था कि मैंने शुरू में बोला था कि आपका मतलब मैथ में आप आसानी से 80-90 नंबर ला सकते हैं, जो आपके लिए आसान है। अगर आपसे अपने ऑब्जेक्टिव सही कर लिया ना एग्जाम में, सब विषय का बात कर रहा हूँ, चाहे आप मैथ हो, साइंस हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, संस्कृत, उर्दू, जो भी आपका है विषय, आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे कमांड कीजिएगा। मतलब उसमें आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होना चाहिए। आप फर्स्ट डिवीज़न के दहलीज पे ऐसे ही खड़े रहेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाए, कोई चीट की ज़रूरत नहीं है और हमें नकल करना भी नहीं है। और चीट के खिलाफ, नकल के खिलाफ हमें आवाज़ भी उठाना है आगे चल के, कि सरकार इस पर कार्रवाई करे कि आने वाले फ्यूचर में कभी नकल ना हो, और इस साल से ही ना हो, ताकि हमारा फ्यूचर, हमारा बिहार को भी इज्जत प्रतिष्ठा मिले। क्योंकि हम बिहार का सर्टिफिकेट कहीं पे ले जाते हैं तो हमें उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिलती है जितनी अन्य राज्य की होती है। क्योंकि यहाँ और कोई बच्चे ईमानदारी से पास किया हो तो उसको भी लोग वही भाव से देखते हैं, और एक चिट, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि चिट किया होगा। बिहार में नकल चलता है, क्वेश्चन आउट हो जाता है, ये बातें हम पे मतलब एक कलंक की तरह थोपी गई हैं। हम चाहे ईमानदारी से भी लिख के आ जाएंगे, हमें कोई हम पे बिलीव नहीं करता है, क्योंकि ये बात हकीकत भी है। इसे हमें मुकरना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार में अपना है। हर बार क्वेश्चन आउट हो जाता है, पता नहीं शिक्षा मंत्री गधा है, कैसा है, कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ भी मतलब दुनिया में कोई पावर नहीं है कि मतलब बिहार में नकल की क्वेश्चन आउट ना हो। कोई साल हो, 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, पता नहीं क्वेश्चन कैसे आउट हो जाता है। इससे देखिए हानि किसको होता है? उस बच्चे को होता है जिसने साल भर मेहनत किया, उसका मतलब इंतज़ार होता है कि जो मेहनत किया हूँ उसका फल अच्छा मिलना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। क्योंकि जो नहीं पढ़ते हैं वो भी चीट करके लिख देते हैं, उनको भी पास नंबर मिल जाता है। और जो बेचारा मेहनत बच्चे शुरू से अंत तक करता है उसको भी वही नंबर आता है। मतलब उसको भी तो अपने मेहनत से लिखता है तो उसको खुशी होती है, वो अपने से लिखा है। लेकिन इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और इस साल से आने वाले एग्ज़ाम में 2-3 तारीख से एग्ज़ाम चालू है, 1 तारीख से +2 का, फिर मैट्रिक का। सरकार इस बात को मतलब शेयर करना चाहिए आप लोगों को, और ये बातें पहुंचनी चाहिए कि हमारा मतलब इच्छा क्या है। हम एक शिक्षक होने के नाते, एक भाई होने के नाते, बड़े भाई, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने भाइयों के भविष्य के लिए ऐसी दुआएँ सरकार से की जा रही है कि आप सरकार इस पर नकल लगाएँ। एग्ज़ाम में चीट नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इस शिक्षा का महत्व होगा जब एग्ज़ाम में नकल नहीं होगा। तब बच्चे जो लापरवाह हैं वो फिर पढ़ना चालू कर देंगे, और इसे पढ़ने वाले बच्चों को उत्साह मिलेगी, फ़ायदा होगी कि चलिए हमने मेहनत से लिखा है तो हमारा नंबर है। नहीं तो वो भी कोई नकल करके भी एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला लेता है, और जो बेचारा साल भर मेहनत किया उतना, वो अपने मेहनत से उतना नंबर लाता है। कहीं नकल करने उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी लेते हैं। लेकिन हाँ, ये बात है, जिसने पढ़ाई किया तो उसको आगे फ्यूचर में फ़ायदा मिलती है, क्योंकि कंपटीशन में वो लोग नहीं जा पाते हैं। बात ये नहीं है। परीक्षा होती है, टेस्ट जांच होता है। अगर हमने बुखार का जांच कराया है तो उसमें हमारा रिपोर्ट सही आना चाहिए। मलेरिया का हमने चेक कराया तो रिपोर्ट सही आना चाहिए। हमने जांच परीक्षा दिया है, अपना टेस्ट, हमारा टेस्ट हुआ है, परीक्षा हुआ है, तो इसमें हमारा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, सही होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। लेकिन शुद्ध नहीं है बिहार में। तो नीतीश जी और हमारे शिक्षा मंत्री इस बात पर ध्यान दें। अब इस साल से आपका नकल रोकना है, और हमारा बिहार जो समृद्ध है उस पर आपको खड़ा करना है। क्योंकि बिहार के बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं। कुछ के चक्कर में हम बाकी सब पर कलंक थोप दी गए है कि हम लोग बिहार वाले चीट करते हैं, बिहार में चीट चलता है, नकल चलता है। तो कृपया करके इस कलंक से हमें मुक्ति चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव से ही अपना मैथ का। और आपको मैं उस बच्चे को बोल रहा हूँ कि आप नकल करना क्यों चाहते हैं। आपके लिए सरकार ने जारी किया है बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर भी आप थोड़ा कमांड कर लीजिए। बहुत सारे प्रश्न इसमें से आपके एग्जाम में रहेंगे। क्या ज़रूरत है आपको नकल करके नंबर लाने की? कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पढ़िए तो भाई सही, अभी भी है ना समय, 10-20 दिन है, पढ़ लीजिए 10 दिन, अच्छा स्कोर करेंगे आप यहाँ से। कितने यूट्यूब पर सर आपको बहुत सारे चैनल वाले पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मतलब कहाँ से कमी है आपके लिए। ऑफलाइन क्लासेस आपके गांव में है, कोचिंग अवेलेबल है, स्कूल चलिए मानता हूँ कोरोना से बंद है, कोई बात नहीं है। उसके लिए सरकार ने बेनिफिट तो दिया आपको, 100 ऑब्जेक्टिव दे रहा है, उसमें से 50 करना है। अब क्या चाहिए आपको? इससे बड़ी छूट क्या होती है कि 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाएंगे? भाई तो पढ़ाई छोड़ दीजिए, पढ़िए मत। आप गुरुजीवन को धोखा क्यों दे रहे हैं? चलिए, कल हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, इसे मॉडल सेट आखिरी हमारा बच गया। इसको हमारा 37 नंबर प्रश्न हो गया था। अब चलिए देखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया अगले प्रश्न में। इसमें आसान है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। ऑप्शन भी हो गया। किसी प्रयोग में प्रारंभिक घटनाओं का देखिए प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है? देखिए प्रायिकता में क्या होती है, एक हमारा निश्चित, एक तो असंभव घटना होती है, एक संभव घटना होती है। असंभव घटना को हम लोग 0 उसका प्रायिकता होती है, संभव का 1, इसका योग करेंगे ना तो 1 ही होगा।
चाहे आपसे क्वेश्चन पूछ लेना निश्चित परिक्रिया की मान क्या होती है, 1 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सारांतर कितना होगा, घटा लीजिए 1/2 में से 3/2, 1/2 में से 3/2 घटाएंगे सब सारांतर निकल जाएगा। सारांतर देखिए कोई एपी श्रेणी दी गई है, 3/2, 1/2 माइनस 1/2 सारांतर पूछा है ना, इसको आप इंग्लिश में भी याद रखेंगे, कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं। और ये एपी है मतलब अर्थमेटिक्स पर हमारा प्रोविजन है। कोई पद में से या तो इसमें से इसको घटा लीजिए, आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, या इसमें से इसमें कोई दूसरा पद में से पहला पद घटा लीजिए। तो दूसरा पद हमारा है क्या है, 1/2, पहला पद घटाएंगे क्या है, 3/2। सिंपल है, या तो क्या आंसर आपका एलसीएम हर जो इसका डिनोमिनेटर जो है सेम है, हर 2 है, ऊपर से घटा लीजिए सिर्फ, 1 में से 3 गया -2 और 2 में से 2 गया, 2 का इसका एलसीएम 2 गया, कट गया एक बार, -1 आया, क्या आया -1। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया ये। पता नहीं हम लोगों ने कल कितना क्वेश्चन देखा, मुझे याद भी नहीं आ रहा है, लगता है क्वेश्चन में करा दिया था कल। चलिए कोई बात नहीं, 2 हाँ शायद मैंने करा दिया था, इसको याद आ गया। चलिए याद आ गया, यहाँ तक शायद हम लोग कर लिए थे, कोई बात नहीं, फिर से देख लिए तो कोई बात नहीं, बुरा नहीं है, ये रिविज़न करते रहना चाहिए। विवेचक क्या होगा, विवेचक पूछा है ना, कुछ मत कीजिए, विवेचक मतलब यही पूछे आपसे, इसका मतलब आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। देखिए विवेचक पूछ ले या विविधकर पूछ के, आपको समझना है कि आपको सिर्फ यही वाला फार्मूला याद होना चाहिए दोनों के लिए। डी बराबर अपने क्या पढ़ा है, जो होता है ये विवेचक, ये इसके बराबर होता है, बस बैठा लीजिए। ABC क्या होता है, ए का मान है, बी का मान है, सी का मान है, ये तो ABC है इसमें का, तो B² बी आपसे क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, चलिए यहाँ से बनाता हूँ, आपको दिख भी जाएगा। आपका B का वैल्यू क्या दिख रहा है, -2, चलिए पहले बना लेता हूँ, आपको वहाँ से देख रहेंगे। B का मान क्या है क्वेश्चन में, -2, तो -2 का स्क्वायर, फिर माइनस का -4 का 4, ए का मान चेक कीजिए, ए का मान क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको, ए का मान है 3, सी का मान चेक करेंगे तो आपका है 1/3, क्या है 1/3, हो गया ना, कितना आसान है, सिंपल क्वेश्चन। 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 में 1 से गुना करेंगे 4, अरे भाई तो 0 आ गया, क्या हो गया 0। ऑप्शन ए दिख रहा है ना आपको, थोड़ा वीडियो में क्लीन करो, चलिए आपको क्लीन दिख रहा होगा अभी। मूलों का गुणनफल क्या होगा, कोई बहुपद दिया जाए आपसे, मूलों का गुणनफल पूछ ले, C/A, देखिए ए का मान 4, बी का मान -4, सी का मान 1, क्वेश्चन होता है गुणनफल में C/A, सी का मान 1, अरे आपसे 2 ही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है इसमें, C/A होता है ना। चलिए इसको मैं लिख लेता हूँ, 4x² -4x + 1, आपसे गुणनफल पूछा है ना, तो आपको क्या करना है, ए का मान ये हो गया, आप एग्जामिनर से अब वहाँ फास्ट बनाइएगा इसको, ये मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, आप बोर्ड पेपर पे ही सॉल्व कर लीजिएगा, पेंसिल लेके जाइए एग्जाम में आप। सी का मान क्या हो गया, मूलों का गुणनफल पूछा है ना, C/A, तो सी के मान ये ए का मान क्या है 4, आंसर हो गया। ये आपसे पूछ सकता है कि मूलों का जोगफल क्या होगा, तो जोगफल के लिए आप क्या करते हैं, -B/A, तो 4 का 4 ये एक आंसर रहता है उसका, लेकिन इसका आंसर 1/4 आया। देखिए ये वाला आंसर, मूलों का जोगफल पूछता तो आपका ये कहता कट छट के। 37 नंबर प्रश्न करते हैं। 37 नंबर प्रश्न देखिए, बोला कि यदि किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 है, 16√2 सेंटीमीटर है, तो इसका वर्ग की भुजा क्या होगी। आसान प्रश्न है ना, मैं आपको एक ट्रिक सिखाया हूँ, जब भी आपसे क्वेश्चन मेंसुरेशन का बनाने जाएँ, क्षेत्रमिति का सवाल बनाएं, आप सिर्फ एक ही बात पर ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ आपको गिवन है, जो चीज़ आपको दिया गया है, उसी का फॉर्मूला लगा दीजिए। वर्ग का विकर्ण दिया है ना, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है √2a, क्या होता है √2a होता है। इसका वैल्यू क्या दिया गया है, 16√2 दिया है, आपका आंसर आ गया, क्या हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल, आ तो गया आपका आंसर। कितना आसान है प्रश्न, इसके लिए आप चोरी करेंगे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो भी मेरे छात्र हैं, जो भी हमसे जुड़े हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत दिनों से, आपको चीट नहीं करना है भाई। आप एग्ज़ाम, आपका मैं गारंटी दिया हूँ कि आपका स्कोर फर्स्ट डिवीज़न आने वाला है विदाउट चीट के। बाकी आप थोड़ा मेहनत करते रहिए बाकी विषय पे, क्योंकि मैं इस बार पहली बार यूट्यूब पे आया हूँ, ज़्यादा दिन अपना चैनल पुराना नहीं है, बहुत नया चैनल है, तो सिर्फ इस बार में मैं कहीं ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा दिया हूँ। संस्कृत का भी आपका काम हो गया है लगभग में, जितना आपको चाहिए नंबर, थोड़ा सा आप क्वेश्चन बैंक पढ़ते रहेंगे, काम हो जाएगा। आप सिर्फ घर पे क्वेश्चन बैंक पढ़िए और कुछ नहीं। अब कितने दिन बच गया है, मान चलिए कि 10-15 दिन है ना समय, डेली आप एक क्वेश्चन बैंक का सेट बनाइए। 2009 का क्वेश्चन 2011 से चालू है आपके पास होगा, कभी 2011 का बनाइए, 12 का बनाइए, 13 का बनाइए। आप 2021 तक के सारे क्वेश्चन करके जाइए, एग्जाम में आप 80% कर लेंगे। ये बिहार सरकार की, अपना बिहार बोर्ड की खूबसूरती है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको रिपीट की जाती है।
तो मैं बिहार सरकार को बोलता हूँ कि आपने इतना अच्छा हमें अवसर दिया है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फिर पूछा जाता है, फिर भी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं, तो फिर आप नकल रोक क्यों नहीं देते हैं। मैं विनम्र आग्रह है कि आप इसको गहराई से लिया जाए, क्योंकि हमारे फ्यूचर का सवाल है। बच्चे तो आधे अंधे ऐसे ही हो जाते हैं शुरू में चिट कर नकल करते करते, फिर उनका बेस कमजोर रहता है, फिर एग्जाम के लिए हम फिर बाद में बोलते हैं कि बेरोजगारी है, सरकार को दोष देते हैं। तो देखिए, मैं बोलता हूँ कि हर बार सरकार को दोषी देना सही नहीं है। सरकार कहाँ बोलती है कि आप नकल कीजिए परीक्षा में, सारे एडमिट पर तो लिखा गया है। इसमें बीच वाले जो कुछ अफसर है ना, वो क्वेश्चन आउट कर रहे हैं। भाई मेरे अगर किसी को पता लग जाए ना, भगवान करके पकड़े जाएँ और ज़बरदस्त उनको फांसी की सज़ा दी जाए एक बार। हर बार सरकार को हम गलत नहीं बोल सकते हैं, हर बार बिहार सरकार गलत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी उन पर भी अपने अफसरों पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे वो लोग क्वेश्चन आउट कर देते हैं। क्वेश्चन जो होता है सील आता है, कैसे वो एग्जाम के पहले आउट हो जाता है। तो सरकार पे कहीं ना कहीं अपने अफसरों को बदलना चाहिए, उस पर जो भ्रष्ट है उसको हटाना चाहिए, वरना तो हर बार सरकार को ही दोष सुनना पड़ेगा। गलती करे कोई, हर बार नीतीश सरकार पे, शिक्षा मंत्री पे ही उंगलियां उठेगी, और ये बात सही भी है। तो प्लीज़ करके आप वैसे भ्रष्ट आदमी को हटा दीजिए। बार बार जो क्वेश्चन लिंक कर रहे हैं, हर बार तो वही होता है, आपको भी पता होता होगा। तो इसको आपको ध्यान दीजिए इस बात पे, क्योंकि हमारे बच्चों और भाइयों बहनों का फ्यूचर का सवाल है। बच्चे थोड़ा अच्छे से जब पढ़ने लगेंगे ना, तो उनका फ्यूचर बनेगा, कहीं ना कहीं जॉब मिलेगा उनको। आधा बेच तो सही बिहार के बच्चे खराब होते हैं कि साला नकल से ही निकल जाते हैं परीक्षा में, कोई पढ़ता ही नहीं है बिल्कुल। तो चलो चिट तो चलेगा ही, क्वेश्चन आउट हो जाएगा, सेटिंग हो जाएगा। चल इसको बनाते हैं। गुस्सा है इस बात से, मुझे बहुत ईर्ष्या है, बहुत दुख होता है दिल को कि पता नहीं कब ख़त्म होगा। एक अश्लील गीत बिहार में, भोजपुरी, इस पर कोई सरकार की नज़र नहीं पड़ती है, कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, कोई नहीं है। एक तरह से हमारा समाज खराब हो रहा है। दूसरा चीज़, ये शिक्षा के नाम पर पूरा जो कचरा हुआ है ना, पढ़ाई बिल्कुल पहले ठीक था, इतना स्कूल नहीं था, टीचर नहीं थे, कम शिक्षक थे, कम स्कूल था, लेकिन बेहतरीन थी। इतना कचरा नहीं था जितना आज हो गया है। इतना शिक्षक हो गए, इतना टीचर हो गए, इतनी संस्थाएं हो गई, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पढ़ाई के साधन बन गया, फिर भी शिक्षा में ये नकल क्यों है भाई। चलिए बनाते हैं 38 नंबर प्रश्न को। और आप इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहिए कि वीडियो में मैं इस बातें बोल रहा हूँ, लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन क्या कीजिएगा, दिल की बात है जो आपसे मैं बता सकता हूँ, और मेरे पास दिल की बात है तो अपने से ही बताऊँगा ना, तो आप मेरे अपने हैं, इसके लिए बताया जा रहा हूँ। आप इसको शेयर कीजिएगा बातें को, कि सरकार थोड़ा इस पर अमल करना चाहिए। ये घनाभ देखिए, बोरा की घनाभ है हमारे पास, कीबॉयड है, उसकी जो लेंथ दी गई है एल, लंबाई 3, चौड़ाई इतना और ऊंचाई इतना। विकर्ण क्या लंबाई का होगी, कितना आसान प्रश्न है। विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, √(L²। एल का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, √(B²। बी का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर। मैं फार्मूला नहीं लिखा हूँ, फार्मूला बोल रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे, आपको याद होगा फार्मूला। और √(H², 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144। ऐड कर लीजिए, आंसर आ गया। सबको जोड़ेंगे तो 169, और 169 का वर्गमूल क्या होता है, रूट में है ना, तो रूट का मतलब वर्गमूल होता है 13 सेंटीमीटर। कहाँ दम है भाई सवाल में, किस चीज़ के लिए नकल करना है। मैं 39 को चलिए बना लेते हैं। आपको बहुपद दी गई है, इसको मैं लिख लेता हूँ P चलिए इसमें ये आपका सवाल है, बोलता है P का मान ज्ञात करना है और उसके मूल बराबर है। तो मूल बराबर है तो क्या होता है, यानी D के मान जो होगा 0 के बराबर होता है, मूल बराबर का अर्थ होता है। लेकिन पहले इसको हम द्विघात समीकरण, पहले द्विघात बहुपद के रूप में अच्छा तो कर लें, इसको हम पहले सही तो कर लें, क्योंकि ऐसा तो आपका समीकरण होता नहीं है। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, जो इंटू है ना इसको हटाइए, ब्रैकेट तोड़िए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो P का P, x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x², फिर इसी से गुना कर दीजिए, तो 2 में से गुना करेंगे तो क्या होगा 2px, और ये तो आपका अच्छा है पहले से ऑलरेडी हो तो गया। अब मूल बोला है कि बराबर है, तो बराबर है मूल, तो फार्मूला क्या होता है, D के मान 0 के बराबर होगा, और D का फार्मूला अपने पढ़ा होगा, मैं पिछले क्वेश्चन में क्या था B², तो B के मान क्या है -2p इसका स्क्वायर, और D के मान होता है B² -4ac, 4a के मान है P इंटू में C के मान क्या है 6, और ये किसके बराबर होंगे 0 के बराबर होंगे, क्योंकि शून्य के बराबर है। और क्वेश्चन ही बोला गया आपको, तो 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 दूना 4, माइनस खत्म, क्योंकि माइनस में स्क्वायर का वैल्यू नहीं होता, प्लस में बन जाता है, धन हो जाता है। 4 × 4 = 6 कितना होगा 24। P का P बराबर में 0। क्या करना है, P का मान निकालना है ना, तो पहले तो यहाँ कॉमन दिख रहा है ना आपको, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, कॉमन कर लीजिए, 4 कॉमन हो गया, P दोनों में, 1 P कॉमन कर लीजिए, इसमें सिर्फ क्या बचेगा 1 P, और 4 के बार में 24 कितने बार में 6 बार में हो गया 0। अब क्या करना है, ये तो आपका इधर इंटू में है, तो इधर आगे गुना में 0 हो जाएगा, सिर्फ बच गया P - 6 बराबर 0। P का वैल्यू क्या हो गया, इधर माइनस में 6, इधर आगे प्लस में 6 हो जाएगा, ये तो आपका आंसर हो गया। चलिए आपको प्रश्न पूछा गया है
कॉट थीटा बराबर इतना, तो tan स्क्वायर का मान क्या होगा? अरे अब देखिए, अब देखिए कितना आसान प्रश्न है। कॉट का उल्टा tan होता है, तो उलट दीजिए, 4/, इसका मान 4/3 हो गया, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, ऐसे कर दीजिए। कितना सवाल में टाइम लगता है? क्योंकि आपको पता है कॉट में दिया है, tan पूछ रहा है ना, तो कॉट का उल्टा tan होता है, आपको पता होगा। साइन का उल्टा मतलब आपका कोसेक होता है, कॉस का उल्टा आपका सेक होता है, तो उल्टा कर दीजिए, इस पर स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 16/9 आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या आ गया? ये इसका आंसर क्या आया था? सी। मैं ABC नहीं बोल रहा हूँ, आंसर बनाता हूँ, आप वहाँ समझ रहे होंगे। इसका आपका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। आपका इसका आंसर गलत दिया गया है, याद आ गया? देखिए मैं यहाँ लगा दी हूँ, इसका आंसर गलत दिया गया है, कभी नहीं इसका 90 डिग्री होगा। बना के दिखा दूँ? चलिए बना देता हूँ। देखिए यही ना क्वेश्चन है, बोलता है कि AB इतना है और AC इतना है, और ये देखने से लगता है कि पाइथागोरस है। क्यों? क्योंकि जो इसका दोनों है ना, इसे डबल दिख रहा है 12। तो पाइथागोरस का फार्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है फार्मूला? कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण यहाँ क्या है? ये वाला है, सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज कर्ण कहलाती है। वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है अपना? ये अपना AB हो गया, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार में क्या है? BC। बस चेक कीजिए क्या इसको संतुष्ट करता है ये? AC का स्क्वायर, AC कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर। AB स्क्वायर, AB कितना है? 6√3, इसका स्क्वायर, ओके। BC स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। लेकिन √3 का स्क्वायर क्या होगा? सिर्फ 3 होगा, लेकिन इन दोनों में इंटू है, मल्टीप्लाई का गुना का रिलेशन है। और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 144, इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 6 18, 3 6 और 3 का 9 1 10, 108, और ये 36। ये इधर क्या है अपना? 144, 8 6 क्या होगा? 14, 3 1 4, और ये 1 क्या दोनों पद बराबर आ गया? तो जो कर्ण का वर्ग था अन्य दो भुजाओं के जोगफल के बराबर हो गया, तो क्या है? त्रिभुज क्या हो सकती है? समकोण होगी, क्योंकि ये पाइथागोरस के नियम का पालन कर रहा है, तो समकोण होगी भाई मेरे। तो समकोण का मान क्या होता है? 90 डिग्री। इसका भी आंसर गलत दिया गया है आपके मॉडल सेट में। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मैं शुरू में बताया था कि बहुत सारे प्रश्नों का आंसर इसमें गलत है, तो छात्र बचेंगे। आप सिर्फ इसको रटना चालू नहीं करेंगे। आपको कहीं जहीं भी आपका डाउट होता होगा, आप बुक से कंसेप्ट, जैसे बाकी विषय का मैं इसमें बात कर रहा हूँ बाकी, लेकिन मस्त है सेट। और इसका सेट में जो भी 5 सेट दिया गया ऑल सब्जेक्ट के लिए, देखिए सब का दिया गया है। इसको आप कर लीजिए, एग्जाम का बहुत बेनिफिशियल होगा। साथ में थोड़ा क्वेश्चन बैंक भी आप देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। हाँ, तो इसका तो आंसर हो गया आपका क्या? ये 90 डिग्री ना समकोण होना चाहिए ना, तभी तो इसका संतुष्ट किया पाइथागोरस। AB और कहते ये भी अभाज्य संख्या कहलाते हैं, तो मौसा क्या होगा? अरे भाई आंख बंद करके जब भी पूछे ना आपको, सअभाज्य संख्या हो या प्राइम नंबर हो, उसका HCF जो होता है हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो 43 का क्या हो गया? ऑप्शन बी। चलिए 44 में थोड़ा देख लेते हैं इसको। यही क्वेश्चन है, इसको बोलता है P/Q के रूप में लिखिए। फिर बताइए Q का मान क्या होगा? अरे कुछ नहीं, दशमलव को भिन्न पूछा है। P/Q के रूप में लिखने का मतलब क्या होता है? इसको बटा में लिखिए। बटे का मतलब क्या होता है? भिन्न के रूप में लिखिए। कैसे लिखते हैं आप? दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं? आंख बंद कीजिए, एक बटा लगाइए, दशमलव का मतलब आप 1 समझ लीजिए। उसके बाद देखिए कितनी संख्या है, 1 2, तो उतना 0 लगा दीजिए, काम खत्म। क्या बचेगा? सिर्फ इधर 75 हो गया आपका आंसर। इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, काटेंगे तो 25 3 कटेगा 75, और 25 चौका 100, 3/4। तो कहने का मतलब आपका P का आंसर 3 आना चाहिए और Q का आंसर 4, लेकिन आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो क्या कीजिए? इसको फिर डबल कीजिए आप। तो इसको डबल करेंगे और इसको डबल करेंगे, तो P का मान यहाँ बनेगा 6 और 4 दूना 8। आपके ऑप्शन में दिया गया 8, लेकिन मैं आपको सलाह दूं, याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन में शायद ये पेपर में आए सवाल, तो ऑप्शन में आपका सिर्फ 4 ही रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपको यहाँ पर डबल करने का मौका मिले। लेकिन इसमें ऑप्शन में 4 नहीं दिया गया है, तो 4 का डबल आप याद रखेंगे 8 होगा। अन्यथा इसका रियल जो आंसर है 4 ही आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन के जो थी ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर सी हो जाएगा। दशमलव प्रकार किसका शांत है? आंख बंद कीजिए, खाली हर पहले इसको सिंपलीफाई कीजिए। क्या कटने वाला है संख्या? 17 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, ये कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अब सिर्फ हर पे ध्यान दीजिए, उसको आप तोड़िए। देखिए उसको तोड़ने पर 3 5 से क्या वो 3 2 और 5 के अलावा किसी और संख्या से कटती है नीचे की संख्याएँ, तो वो कभी शांत नहीं होगी। तो देखिए ये क्या है? 105, अर्थात ये 3 से कट जाएगा, तो ये कभी शांत नहीं होगा, ये तो अशांत हो गया। 210 है तो 2 1 3, 3 से कटेगा, ये भी अशांत है। ये बचेगा 88, तो 11 8 88, तो 11 से कट रहा है, ये भी अशांत होगा। शांत में किसका होगा? ऑप्शन डी बच गया। क्यों होगा मैं इसको सिर्फ बताता हूँ, ये है तो क्यों है, बाकी तो आपने देख लिया कि बाकी नहीं है। 160 है ना,
बट्टा में क्या है 160, 160 को तोड़िए आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तोड़ेंगे तो आप कटेगा 80 बार में, इसको काटेंगे तो कटेगा 40 बार में, इसको काटेंगे तो कट जाएगा 20 बार में, इसको काटेंगे तो कटेगा 10 बार में, फिर काटेंगे तो उसे कटेगा 5 बार में। तो यहाँ देखिए सिर्फ 2 2 2 2 2 5। तो किसी अभाज्य गुणनखंड की संख्या जो हो वो 2 हो, उसमें क्या हो 2 हो और सिर्फ 5 हो, क्या हो 2 और सिर्फ 5 हो। कहने का मतलब 2 के पावर में कुछ हो, 5 के पावर में कुछ हो, या 2 के पावर n या 5 के पावर m, ऐसे समझिए 2 के पावर m या 5 के पावर n। इस प्रकार की कोई भी संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। एक तो क्वेश्चन आपका पेपर में रहने वाला है, 2 क्वेश्चन जरूर रहेंगे इस टाइप से। आंख बंद कीजिएगा, जरूर बनाइएगा इस सवाल को, इसको बनाइएगा एकदम। देखिए अब मैं एक बता दूँ कितना एग्जाम अच्छा है अभी पहले की तुलना में। आपको सिर्फ क्या है 100 क्वेश्चन में 50 करना है, तो आप सिर्फ अच्छे से प्रश्नों कीजिएगा। पहले मैं सलाह दिया हूँ कि आप हाइट एंड डिस्टेंस वाले सवाल को छोड़ सकते हैं, ज्योमेट्री में समझ आता है तो बनाइए, नहीं छोड़ दीजिए, आपको ऐसे ही आसान आसान प्रश्न मिल जाएंगे। आखिर ये 46 देखिए, ये आपका बुक में चेक कीजिएगा, आपका ये सूत्र पूछा गया है, इसका आंसर होता है -d/a। ये भी फार्मूला है कि 1/a 2 नॉट इक्वल b/2। थोड़ा लिखने का तरीका अलग है। तो क्या होता है, ये अद्वितीय हल होता है, जिसकी रेखाएं क्या होती है प्रतिच्छेदी होती हैं, ऑप्शन बी। ये तो कोई हल नहीं होता है, ये अपने फार्मूला देखा होगा कि 1/a 2 नॉट इक्वल b/2 नॉट इक्वल 7/2, कोई हल नहीं होता है इसका। दंड आलेख खींचने में देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा ऑफलाइन में इस पर हम लोग चर्चा किए थे, थोड़ा सा इसमें ध्यान नहीं दिया गया था। इस क्वेश्चन पे जो है इसका आंसर जो आपके बुक इसमें गलत दिया गया है। दंड आलेख खींचने में किसका महत्व होता है, उसमें तो चौड़ाई का महत्व होता है, लेकिन लंबाई पे भी डिपेंड करता है, जितना लंबाई दिए उतना खींचिए आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, ओके। तो जो वीडियो इसको देख रहे हैं मेरे ऑफलाइन वाले छात्र, इसको तो याद रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपके इसमें सेट में गलत दिया गया है, ये नहीं होगा। द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या क्या होती है, 2। त्रिघात में पूछेगा तो शून्य की संख्या 3। रैखिक बहुपद में पूछे चाहे रैखिक समीकरण में पूछे, द्विघात समीकरण रैखिक समीकरण में पूछ ले कि शून्य की संख्या कितनी होती है तो 1, लेकिन द्विघात में 2, त्रिघात में 3, चतुर्घात में पूछे तो 4। इसको कर लेते हैं 51 को। देखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया, अपने क्वेश्चन में देख दिया था, ऊंचाई 14 दिया है और वक्र सतह का क्षेत्रफल इतना दिया गया है। मैंने अपना ट्रिक सिखाया है, जब भी आप क्षेत्रमिति बनाए जो चीज़ दिया उसका फार्मूला लगा दीजिए। वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया है ना, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया, शॉर्टकट में सी से लिखते हैं इसको। अगर कर्व सरफेस एरिया दिया है ना तो इसी का फार्मूला लगा दीजिए। और है क्या, ये बेलन है, तो बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। आपने बस क्या किया, कुछ नहीं किया, आपने जो दिया है उसी का अपने सूत्र लगा दिया, और दिया कितना है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए मात्रा को छोड़ दीजिए अभी, पहले आप क्या कीजिए, देखिए आपको ऊंचाई भी दे दिया गया है, आर आपको नहीं दिया गया, तो आर आपको ये नहीं ज्ञात करना जरूरी है। तो इसको आप ऐसे रखेंगे, इसको ये सब आर से बाहर करेंगे आप, तो ये और ये जो गुना में है यहाँ भाग में आएंगी, तो भाग में क्या आएगा, 2 आएगा, पाई आएगा और ये एच आएगा। अब इसका मान रख दीजिए 264, 2 का 2, पाई का मान होता है 22/7। तो बटा तो आप नहीं दे सकते हैं क्योंकि बटा ऑलरेडी है, ये 7 आपका ऊपर चला जाएगा इसमें का 7, और ये क्या बच गया, एच का मान क्या है 14। काट दीजिए ना इसको, 7 दूनी 14, फिर 2 से काट दीजिए इसको, ये कटेगा कितना बार में 13, 132, फिर इसको काटिए, कट जाएगा कितना बार में 66 बार में, फिर 22 से काट दीजिए कितना बार में कट जाएगा 3 बार में। ठीक है ना, मैंने कैसे काटा, काट लीजिएगा आप। तो आर का मान 3 आया। आपसे पूछा बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन होता है πr²h। क्या होता है, चलिए लिख देता हूँ πr²h। पाई का मान होता है 22/7, r², आर कितना है 3, तो 2 बार 3 लिखिए, एच का मान क्या है 14, यहाँ एच है। तो काट दीजिए अब, 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, तो कितना हो गया 22, और 3 के 9, 9 दूना 18, बस गुना कर लीजिए 22 और 18 में आपका आंसर आ जाएगा। तो 22 और 18 में आप गुना करेंगे तो कितना आएगा 396, कर लीजिएगा, ये आपका जाएगा 396। और जहाँ तक मेरा मानना है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अन्यथा मैं तो बोलूँगा, देखिए मैं बच्चे को नकल नहीं सिखाता हूँ, लेकिन एक बोलते हैं ना सर थोड़ा गेस कीजिए क्या होना चाहिए, तो जहाँ तक अनुमान बोल रहा है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका होना चाहिए, कोई शिफ्ट में, फर्स्ट सिटिंग में या सेकंड सिटिंग में। ये 52 नंबर प्रश्न तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, इसीलिए मैं उस दिन ऑफलाइन में परेशान हो गया। जब इसको क्वेश्चन बना तो जब क्वेश्चन मैं बच्चों से बोल दिया क्वेश्चन गलत है, क्योंकि मैं क्वेश्चन पे बना रहा था, मैं क्वेश्चन को बनाया, आंसर ही नहीं आ रहा था, यानी क्वेश्चन में त्रुटि था। और आज जब मैं बच्चे को बोल देता इसको मैं कंक्लूजन में रख दिया था, कन्फ्यूजन था, मैं बोला बाद में करा दूंगा उनको, तो अभी कराया नहीं था लेकिन अब उनको करा दिया जाएगा।
याद आ गया कि इसमें क्वेश्चन मैं जो इसको बुक से मिला है तो क्वेश्चन ही गलत है। चलिए आप कोई बात नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है, ये सिर्फ सुधार लेना है आपको। क्या सुधार लेना है आपको? ये क्वेश्चन 8 तो सही है, लेकिन ये 7 नहीं होना चाहिए, 27 होना चाहिए, यानी क्वेश्चन आपका ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, आंसर सही दिया गया है सेट में, लेकिन क्वेश्चन गलत दिया गया है। बिहार बोर्ड में बिहार के बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, उनको कोई ढंग से चीज़ नहीं मिलता। उनको कोई गेस पेपर देख लीजिए, उसमें कितनी गलतियाँ। तो बच्चे जाएँ तो बिहार वाले कहाँ जाएँ? तो चलिए आप लोग के लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे सर ये आपको जो भी गुरु हैं, मैं तो पहली बार आया हूँ, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे। आप वहाँ से भी कुछ ऑनलाइन पढ़िए, कुछ ऑफलाइन पढ़िए। शिक्षा में सुधार आएगा, अपना बिहार सुधरेगा। ठीक है ना? शिक्षा में क्रांति हम लोग लाएंगे, आप और हम मिलकर बदलाव लाएंगे। सरकार का सिर्फ साथ चाहिए इसमें कि नकल रोकिए, बाकी हम लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं। चलिए, बोल रहा सवाल कि 2 गोलों का आयतन का अनुपात जो दिया गया है 8:7 है, यानी 8/7 के रेशियो में है, तो इनका जो सतह का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? चलिए बनाते हैं। 2 गोले का क्या दिया है? आयतन का अनुपात दिया है। अनुपात मतलब मैं बताऊँ कि भाग समझिएगा, 4/3 πr3, यही गोला का आयतन होता है। एक बार और लिख लीजिए, 4/3 πr3। ठीक, 2 है ना, तो एक को r1 कहिए या πr3 ऐसा होता है, और दूसरे को r2 कहिए। कितना कट जाएगा? ये कट रहा है ना, 4/3 πr, ये नहीं कट रहा है। इसका अनुपात क्या दिया गया है? 4:5। क्या दिया गया है? 4:5। इसको बट्टा में कैसे लिखेंगे आप? 4 का 4, अनुपात का मतलब होता है बट्टा भाग, और ये 5। अब क्या कीजिए, यहाँ पे से क्यू हटाइए, इसका भी क्यू हटाइए। तो क्यू हटाएंगे दोनों का, तो आपका क्या होगा? एक 4 पे आगे आएगा और एक 5 पे। ये क्या बोलते हैं? 27 दिया गया था। क्वेश्चन क्या दिया गया? 8:27। मैं दूसरा क्वेश्चन समझिए, 8:27। इसी को सुधारना था, आपके साथ दिया है, साथ लेके आप नहीं बनाएंगे, फंस जाएंगे, बनने वाला नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है वो। 8:27। अब अपने ऑफलाइन ई को भी टीचर से आप वेरीफाई करा लेंगे सवाल को। तो यहाँ आपका 8 हो गया और ये आपका 27 आ गया। क्या हटाया आपने? क्यूब हटाया, तो करनी में आएगा, यानी घनमूल बन गया। अब 8 का घनमूल आपको याद है। अब यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ r1 और r2। इसका क्यूब तो अपने यहाँ ला दिया। और 8 का वर्ग घनमूल क्या होता है? 2। 27 का घनमूल क्या होता है? 3। यानी आपकी त्रिज्याएँ जो दोनों गोले की त्रिज्याएँ आपको प्राप्त हो गई। अब पूछा है इसके वक्र सतह का क्षेत्रफल। वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। ठीक, तो यार एक को आपने ऐसे लिखा, दूसरा का भी बट्टा में लिखिए, क्योंकि अनुपात निकलना है। ये तो खत्म हो गया। r1 का स्क्वायर बचा और r2 का स्क्वायर। r1 का वैल्यू क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर। बट्टे में क्या हो गया? r2 का स्क्वायर। r2 का मान क्या है? 3, 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और 3 के 9, 4/9। इसको अनुपात में बदलिए, 4 अनुपात क्या बन लेगा आपका? अनुपात और 9। ये आपका आंसर हो गया, 4:9। चलिए, तो इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सुधार लेंगे जो भी भाई हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। इससे मॉडल सेट वाले ने काम अच्छा किया है, कहीं कहीं थोड़ी सी इनसे मिस्टेक हुई है, गलतियाँ हुई हैं, तो चलिए हम इनको माफ़ कर सकते हैं और आपको भी कर देना चाहिए इसके लिए आपको। लेकिन उस बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन बाकी बच्चे अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। अगर आप इसकी जान गए कि इसका आंसर क्या हुआ है, क्वेश्चन क्या है, बहुत सारी जो दिक्कत है ना, आप अपने दोस्तों के साथ इस बात को जरूर शेयर कर दीजिएगा कि आपके जो भी कोई मित्र पढ़ा हो वो भी सुधार ले तो अच्छा रहेगा। ऊंचाई h है, त्रिज्या r है, तो ठोस बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल का 1/3 है, तो क्या होगा? ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको चलिए कर लेते हैं। चलिए 53 कर रहे हैं, एक बार क्वेश्चन पे देख लीजिए। बोला है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो उसका फार्मूला लगा देंगे हम, बराबर है, बोला है कि इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh, और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? क्या होता है? 2πr × r+h या h+r। बोलता है इसका 1/3 है, कुल सरफेस एरिया का जो है, टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है, यानी 1/3 का मतलब 1/3। तो क्या होगा? आप संबंध बताइए क्या आने वाला है। तो देखिए ये से कैंसिल हो गया, क्या बचा? h। इधर क्या बचा? 1/3 और बच गया r+h। लिख के आ रहा हूँ, बोल के आ रहा हूँ, लिख के आ रहा हूँ, r+h। बस इसको सिंपलीफाई कर लीजिए। इसमें आप गुना करेंगे तो क्या होगा? r में 1 से गुना होता है, एक r/3। मैं बता रहा हूँ कैसे गुना हो रहा है। देखिए 1/3 हम लोग r से गुना कर रहे हैं ना, तो r में 1 से गुना होता है r/3। ठीक, इसको आप r समझेंगे। फिर इसी से गुना कीजिए, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? h/3। बना लीजिए ना इसके बट्टा का जोड़, भिन्न का जोड़, ये आपका रफ में है। एलसीएम 3 है, तो एलसीएम 3 हो गया। ऊपर क्या बचेगा? r+h। 3 भाग में है, गुना में इधर आ जाएगा, तो h × 3,
इधर क्या बचेगा, सिर्फ आर प्लस एच। आपका 3 भाग में था, गुना में चला गया, इसमें अपने गुना किया तो 3h, यहाँ क्या बचा आर प्लस एच। एच इधर लाइए अब 3h, इधर प्लस में है। तो मैं देखिए मैं थोड़ा राइटिंग ख़राब है इसके लिए, देखिए क्योंकि एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हूँ और दूसरे हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ा लिखने में तकलीफ होता है। आप समझ जाएंगे मैं कि जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। प्लस में है तो इधर में आके माइनस में, इधर क्या बच गया आर। 3h में से 1h घटाएंगे, 3h में से 1h घटाएंगे, भोजपुरी में बोल देते हैं 3h में से 1h घटाएंगे, घटाएं सम तो क्या बची 2h बची नु आर। एच निकाले जी नहीं ऐसे, एच निकाल दिए तो यहाँ आर बचल, 2 गुना में रहते कहाँ चल जाई, भाग में चल जाई, तो यही ना आपका आंसर हो गया r/2। लेकिन बोलेंगे सर अब तो आंसर में तो ऐसा दिया नहीं है, आंसर में तो दिया है कि ऐसा दिया है h 1/2 r, ऐसा दिया है ना, तो वही तो हुआ पागल भाई, ये तो बात हुआ। इसमें अंतर क्या है, r में 1 से गुना करो तो r आएगा और बटा में 2 है, तो यही जो आपका आंसर हो गया, दोनों सेम है। थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपसे बोला गया, ऐसा किया है एग्जामिनर, लेकिन आपका आंसर बी हो गया, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ना आर में 1 से गुना करो तो आर हो जाएगा, बटा में 2, वही तो है आंसर आपका। 54 नंबर देखते हैं, बड़े 54 प्रश्न पढ़ते हैं। 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के द्वारा कितना हवा विस्थापित होगा, कितना हवा छेकेगा वो गोले का आयतन, कितना आयतन हवा का आयतन छेकेगा, उतना ही छेकेगा जितना से गोले का आयतन होगा। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr3। अब देखिए इसमें क्या हुआ, आपने तो ये सब लिख दिया, तो आपके क्वेश्चन में क्या क्या पता है आपको, 4/3 आपको पता है, तो आपने 4/3 लिख दिया। थोड़ा वीडियो क्लीन हो जाए भाई, चलिए हो गया, ये तकलीफ़ कर रहे हैं बहुत। चलिए 4/3 का 4/3 लिख लिया आपने। पाई का मान क्या होता है 22/7। आर 3 बार लिखना है, लेकिन क्वेश्चन में आपको तार थोड़ी ना दिया गया है, रेडियस 3 नहीं दिया गया है, वहाँ तो डायमीटर दिया है व्यास 12, तो लेकिन अब तो चला है ना, जब व्यास 12 है तो त्रिज्या क्या होगा 6 होगा। बस आर का मान कितना बार लिखना है 3 बार, तो लिख दीजिए 3 बार, क्योंकि पावर में क्यू का मतलब क्या होता है 3 बार, तो आर का मान 3 बार लिख दीजिए। 6 काट दीजिए, 3 से काटेंगे 6 कट जाएगा, लेकिन सॉरी चलो हाँ बना सही रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा पाई का मान नहीं रखेंगे, क्योंकि इस ऑप्शन में पाई में ही आंसर आपका आने वाला है, क्योंकि ऑप्शन भी पाई में दिया गया है, तो पाई का मान आप नहीं रखेंगे, अच्छा रहेगा। अब क्या होगा, गुना कर लीजिए, तो क्या बचेगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 6 का 36, और ये क्या है पाई को गुना ही में रखिए। 8 6 48 के 8, 8 3 के 24 4 28 पाई, यही आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। 5 सेंटीमीटर घन को 1 सेंटीमीटर में कितना बांट सकते हैं, अरे 5 सेंटीमीटर घन है तो जितना उसका आयतन होगा 1 सेंटीमीटर में बांट देंगे, तो 5 सेंटीमीटर घन का आयतन क्या होता है AQ, तो ये मान लीजिए बड़े घन का आयतन बटा मान लीजिए छोटे घन का आयतन, इसको 2 के क्यू मान लीजिए। तो बड़े घन की भुजा क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का क्यू बटा 1 सेंटीमीटर बटना है 1 सेंटीमीटर भुजा में, तो 1 का क्यू, 5 का क्यू कितना होगा 125, और सेंटीमीटर में तो क्यू लगा दीजिए, और 1 वाले का क्यू कितना होगा 1 बटा में आप 1 लिखते नहीं है, तो आपका 125 घन में आप बांट सकते हैं। चलिए वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, देखते हैं अपलोड हो पाता है कि नहीं, आज क्यों डाटा बचा ही नहीं उतना। तो ये आपका आंसर क्या हो गया 125 सी हो गया। 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। चलिए 4 पहले तो हम क्या करते हैं, अपन विषम संख्या लिखते हैं लगातार 4। तो पहला विषम संख्या कम लिख सकते हैं 2x + 1 या 2x + 2। दूसरा हमारा विषम संख्या हो जाएगा 2x + 2, नहीं विषम लिखना है ना तो 2 नहीं लिखेंगे। पहला विषम संख्या 1 2x + 1, दूसरा विषम संख्या लिख सकते हैं 2x + 3, और तीसरा विषम संख्या लिख सकते हैं यहाँ पर 3 के बाद क्या होगा विषम 5, और 5 के बाद विषम संख्या होगी 6, 5 के बाद 6 तो सम हो जाएगा 7 होगा। मैंने लगातार संख्या लिख दिया था, ये आपका ये हो गया 2x + 7। अब क्या कीजिए, इसका माध्य निकालना है ना, तो सबको जोड़ दीजिए। अपने माध्य का फार्मूला पर होगा कुल नाकों का योग, यानी कुल प्रेक्षण का योग बटा कुल प्रेक्षण की संख्या। 4 है तो संख्या में 4, कितना माध्य दिया गया है, इसका माध्य दिया गया है 6। अब इसमें क्या होगा भैया, भाग में 4 तो यहाँ गुना में आ जाएगा, तो 6 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 24। अब बाकी सबको जोड़ दीजिए, तो 2 गो 4 गो 6 2 8, 8 गो x कितना होगा 8 गो x, यानी 8x हो गया। 1 3 4 यानी 1 3 4 5 9 और 3 12। एक से क्या मान निकालना है ना, होता एक से यहाँ रखिए, इसको हटाइए, यहाँ x को अकेला कीजिए, तो यहाँ 24 पहले से है
इसको इसको खाली रखिए, इसको हटाइए यहाँ से, तो प्लस में 12 है, बराबर के इधर लाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदलेगा उसका, इधर का माइनस का 12 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा सिर्फ आपका जो 8x, तो 24 में से 12 गया तो 12, कहीं गलती हो रहा है, 24 में से 12 गया तो 12 नहीं, ऐड गलत हुआ है, 7 5 12 3 15 16 होता है, 16 मिस्टेक हुआ है। अब यहाँ भी 16 हो जाएगा, 24 में 16 का कितना बचेगा 8, इसको साफ ही लिख देता हूँ। अब क्या हो गया, यहाँ आपका x था, इसको x निकालना है तो x निकालिए, 8 गुना में तो कहाँ आएगा भाग में, x का मान कितना आ गया 1। अब x का मान 1 आया, आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो अब देखिए इसमें विषम संख्या आपके पास 1 है, ये दूसरा है, तीसरा है, बड़ा कौन है विषम में 7 है ना, ये वाला बड़ा अंक है ना, तो उसी को उतारिए यहाँ पे, बड़ा क्या है 2x + 7, 2 का 2, x का मान आपने फाइंड कर लिया है, 1 आया है, रख दीजिए प्लस का 7, 2 कम 2 और 7 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 9, यानी सबसे विषम बड़ी संख्या जो होगी उसका जो 9 होगा। 57 प्रश्न तो आसान है, बोलता है कि इसमें बहुलक क्या है, तो बहुलक जो बार बार आए सबसे अधिक बार आए, तो 3 3 2 बार आया है, और 4 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक, तो 4 भी हो सकता है बहुलक। 6 देखते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 4 और 6 दोनों इसका बहुलक है, 4 और 6 दोनों, ऑप्शन बी। 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 2 हेड आना चाहिए, प्रायिकता बताइए। आपको याद होगा मैंने बताया जब भी प्रायिकता का सवाल बनाए तो 2 फार्मूला आप याद रखेंगे, आपका शॉर्ट ट्रिक है आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए। अगर आपका सिक्का से क्वेश्चन पूछे तो 2 का पावर n याद रखिएगा, अगर आपका डाइस यानी पासा से सवाल पूछे तो 6 का पावर n याद रखिएगा। अब क्या है, सवाल में पूछा है आपसे कि 3 सही सिक्के को, तो सिक्का में क्या है 2 का पावर n, 3 सिक्का उछालना है तो 2 का 2, n नंबर कितना है 3, और 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है 3 बार गुना, 6 मत बोल दीजिएगा, 2 3 6, 2 दूना 4 4 दूना 8 होता है। अब देखिए बटन में क्या लिखेंगे आप 8 बनाने के लिए एग्जाम में मैं समझाने के लिए ऐसा लिख किया, आप डायरेक्ट समझिएगा। 3 सिक्का तो 8 लिखिएगा, 4 सिक्का तो 2 के पावर 4 तो 16 हो जाएगा, 2 सिक्का तो 2 के पावर 2 2 दूना 4 बटा में लिखिएगा। डाइस में पूछा तो ऐसा ही कीजिएगा, एक डाइस एक पासा बोलेगा तो बटा में 6, 2 पासा बोलेगा तो 6 6 का 36, ठीक है ना। बस अब पूछा कि कम से कम दोनों पे हेड रहना चाहिए, 3 सिक्का है ना, तो चलिए ऐसा हो सकता है घटना कि एक पर हेड आ जाए, एक पर हेड आ जाए, तीनों पर हेड आ जाए, तो कम से कम 2 हेड तो मिल गया हमको इसमें। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए और एक सिक्का पर टेल आ जाए, तो यहाँ भी तो हमको मिल गया। और कौन कौन सी घटना मिल सकती है, ऐसे भी तो हो सकता है कि एक पर हेड मिल जाए, दूसरे पर टेल और तीसरे पर हेड, यहाँ भी तो 2 हेड आ गया, यानी 2 चित आ गया। और क्या हो सकता है, और हो सकता है क्या, और ऐसा भी हो सकता है कि एक पर हेड टेल आ जाए, दूसरे पर हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है। यानी और हो सकता है कोई घटना, और कोई घटना नहीं हो सकता है जहाँ 2 हेड होना चाहिए, हाँ इससे ज़्यादा कोई घटना नहीं होगा। अब करेंगे तो रिपीट हो जाएगा, तो 1 2 3 4 बार ऐसी घटना घट सकती है, तो 4 का 4 और 4 दूना 8, 1/2 आपका प्रायिकता हो गया। तो 58 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। देखिए मैं पहले बताया ना, क्वेश्चन आ ही गया, 2 पासा पूछा है ना, 2 पासा मतलब क्या करेंगे आप, 6 का पावर 2 यानी 6 के पावर 2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 36, तो बटा में 36 लिखिए। अब बोलता है वो सबका योग जो होना चाहिए साथ साथ होना चाहिए। चलिए आपने तो इतना समझ गया कि 2 पासा सवाल पूछा है तो हम बटा में 36 लिखेंगे, क्योंकि 6 के पावर 2 36 होता है। अब क्या पूछा है, सबका योग साथ साथ होना चाहिए, तो ऐसा कितना बार हो सकता है। देखिए तो 7 कब हो सकता है, दोनों पर लूडो फेंकेंगे तो हम एक बार तो ऐसा हो सकता है कि एक में छक्का आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए, तो 6 और 1 एक साथ पूर गया हमारा। एक ऐसा हो सकता है कि एक पर हमारा 6 एक पर 6 आ गया, एक पर 5 आ गया, तो दूसरे पर 2 आना चाहिए, 5 2 7 हो गया। एक मैंने लूडो फिर हमने फेंका, तीसरे एक घटना और के लिए कितनी घटना ऐसा हो सकती है, संभव कितना हो सकता है, तो एक पर मान ली 4 आए तो दूसरे पर 3 आ गया। या ऐसे भी हो सकता है कि एक पर हमारा 3 आ जाए, दूसरे पर 4 आ जाए। या ऐसा हो सकता है नहीं, और घटना घटेगी, 4 हो गया ना, 4 के बाद हमारा होता है 3, ठीक, 6 5 4 3 और 4 आ जाए, फिर 2 और 5 हो जाए, फिर ऐसा हो जाए कि एक पर 1 आ जाए तो दूसरे पर 6 आ जाए। ये देखिए सब घटना अलग अलग है, एक पर 6 दूसरे पर 1, लेकिन यहाँ 6, यहाँ एक पर 1 दूसरे पर 6, ये अलग घटना हुआ, यानी 1 2 3 4 5 6 घटना ऐसी घट सकती है। तो 6 का 6 और 6 का 36, 1/6 आंसर हो गया। 60 नंबर प्रश्न, आपको तो पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, इसको आपको पता हो गया कि प्रायिकता कौन नहीं है, तो प्रायिकता जो 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है, ऑप्शन ए हो गया।
तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अब मैं आपके लिए कितना मेहनत किया, आपको 5 का 5 जीतने, कितने मुश्किल था इसमें काम, कहीं क्वेश्चन गलत, कितना भी ट्रिक के साथ में आपको सभी इतना डिस्कशन कराया हूँ, इतना मेहनत किया हूँ कि रात में हर रात को आपको देखिए मेरा लगभग कितना 8-9 बजे था, आज 9:30 हो गया, 9:20 हो गया। इतना आपके लिए मेहनत करता हूँ क्योंकि कुछ जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए तो अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे मेरे गांव के आसपास हैं, चाहे कहीं और हैं, पूरे जो बिहार में हैं, अगर ऑनलाइन पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, या मेरा भी उनसे, मैं भी ऑनलाइन में आया हूँ, मेरा वीडियो उनको अगर पहुँच जाए तो उनको कुछ फ़ायदा पहुँच जाए मेरी बातों से, मेरी ये वीडियो से, तो ये अच्छा काम है और सार्थक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा हेल्प करना चाहिए। आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने रिलेशन में, अपने मित्रों के पास। इसमें कोई नुकसान नहीं है, सब्सक्राइब फ्री है, वीडियो फ्री, डेटा अगर घर पर रिचार्ज है तो उसमें डेटा कंपनी देती है। कितना वीडियो मैं 30-40 मिनट की वीडियो बनाया हूँ तो उसको देखने में कितना समय लगता है, आपका 20 से 30 MB डाटा जाता है, आपको ज़्यादा कुछ जाता नहीं है। तो चलिए आप शेयर करते रहिए और माँ सरस्वती का प्यार आप पे बना रहे, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मैं माँ सरस्वती से कामना करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और आप बेहतर करेंगे क्योंकि आपने बेहतर पढ़ा है। ठीक है, आपको नकल में और अकल की क्या बोलते हैं, चीट की ज़रूरत नहीं है। और इसका विरोध खड़ा होइए, आप भी आवाज़ उठाइए, हम भी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि बिहार सरकार हमें गो चीट, बिहार से गो चीट हटाना है, बिहार से भगाना है। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, लव यू सो मच।